सुप्रभात मान्यवर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बड़े ही छोटे बजट में आप कैसे फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। दरअसल आप में से बहुत सारे लोग मुझसे अलग अलग तरह से सवाल करते थे कि आप हमेशा जो है विदेश की बात करते हैं, वीज़ा की बात करते हैं, इमिग्रेशन की बात करते हैं या वहाँ पे रहने की बात करते हैं, लेकिन क्या एक आम भारतीय भी बाहर ट्रैवल कर सकता है? बहुत सारे लोगों ने ये कहा है और कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हम तो कभी बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे लिए अच्छा है कि हम जो है आपकी नज़रों से विदेश देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप एक बड़े छोटे से बजट में मात्र 30,000 रुपये में एक अच्छा खासा इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हैं। जी हाँ, 30,000 रुपये में एक हफ्ते का आप ट्रिप कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। दरअसल जितना हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जो फॉरेन ट्रैवल होता है ये बहुत महंगा होता है, आप किसी एजेंट को हायर करना होता है, वीज़ा के लिए आपको लाखों रुपए की फ़ीस देनी होती है, जो एयर फेयर होता है वो इंटरनेशनल ट्रिप का बड़ा महंगा पड़ता है, वहाँ पे होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सारा जो खर्चा है ये कई लाखों में पहुँच जाता है, ऐसा हम लोगों को दरअसल बताया जाता है। जब मैंने सबसे पहली बार ट्रिप शुरू किया था इंटरनेशनल ट्रिप 2019 में, तो मुझे भी ये लगता था कि कम से कम मेरे पास में 2-2.5-3 लाख रुपए होने चाहिए, तब जाके मैं इंटरनेशनल ट्रिप कर सकता हूँ। वो बात तो रहेगी जी 2019 में, लेकिन मैं आपको 2025 में बताता हूँ कि आप मात्र 30,000 रुपये में कैसे एक अच्छा खासा ट्रिप कर सकते हैं। वो भी कोई नेपाल या भूटान का ट्रिप नहीं, आप एक अच्छी कंट्री का बहुत खूबसूरत देश में आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो आइए जी, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी तैयारी से कि तैयारी कैसे की जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको पासपोर्ट जो है ज़रूर बनाना होगा। पासपोर्ट का जो खर्चा होता है लगभग 1,500 रुपये है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो समझ लीजिए आपका जो ट्रिप है, कभी भी आप फॉरेन का ट्रिप कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस भी देश में जाते हैं वहाँ के लिए आपको वीज़ा लेना होता है। आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वहाँ पे सिर्फ 30,000 रुपये में आप ट्रैवल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब वो खर्चा क्या क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और अगर आप कभी भी ट्रैवल करना चाहें विदेश में तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या क्या इसमें खर्चा होता है आप इसको ज़रूर देखिएगा एंड तक, और अगर आपको पसंद आए तो आप अपने लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। सबसे पहला जो खर्चा होता है जी पासपोर्ट के बाद में, वो होता है उस देश का वीज़ा लेना। दरअसल वीज़ा क्या होता है? वीज़ा होता है उस देश से अनुमति लेना कि भाई मैं आपके यहाँ पे आ रहा हूँ। यही एक साधारण शब्दों में अगर आप कहें तो वीज़ा का यही मतलब होता है। उसके लिए आप 2 तरह के वीज़ा ले सकते हैं, एक होता है एम्बेसी से, दूसरा होता है जी ई वीज़ा। अब जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ उस देश का नाम है जी उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान के लिए आपको एम्बेसी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे बैठे ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़ा की उनकी जो कॉस्ट है वो आती है $20, यानी कि लगभग 1,700 रुपये। अब $20 अगर आप खर्च करते हैं 3 दिन में आपको उज़्बेकिस्तान का वीज़ा मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात इस वीज़ा की ये है कि इसके लिए किसी तरह की कोई होटल बुकिंग, किसी तरह का कोई इनविटेशन लेटर, किसी तरह के कोई आपके फंड्स आपको नहीं दिखाने हैं, किसी तरह की ITR नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपली आपको अपने जो पासपोर्ट है उसके जो फ्रंट और बैक पेज है ये अपलोड करने होंगे। आपका एक फ़ोटो होना चाहिए जिसमें कि आपका 80% आपका फेस नज़र आए और वाइट बैकग्राउंड के साथ में होना चाहिए। सिर्फ इतनी ज़रूरत होती है और आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 3 दिन का टाइम लगता है जी उज़्बेकिस्तान का वीज़ा आने में। 3 दिन में आपके मेल ID पे जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए फिल की होगी उस पर आपको वीज़ा आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप जो है उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं इनकी जो ई वीज़ा वेबसाइट है। तो आपने देखा कि उज़्बेकिस्तान का वीज़ा लेना कितना आसान है और इसका जो सक्सेस रेट है, यानी कि कितने लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं और कितनों के आते हैं, ये कहा जाता है कि 99.9% लोगों को ये वीज़ा मिल जाता है। तो वीज़ा की जो टेंशन है यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाती है।
उसके बाद जो सबसे बड़ा खर्चा होता है जी, वो होता है जी फ्लाइट का। सबसे महंगा जो खर्चा होता है वो फ्लाइट का ही होता है किसी भी देश में जाने के लिए। यहाँ से अगर आप उज़्बेकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप जो लैंड करेंगे वो उनकी कैपिटल में लैंड करेंगे, जिसका नाम है ताशकंद। दिल्ली से ताशकंद के लिए जो है 2 फ्लाइट्स ऑलरेडी चलती हैं। एक चलती है जी हमारी इंडिगो की और एक चलती है उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ की। लेकिन क्योंकि ये दोनों फ्लाइट्स में थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, अभी एक 3 अक्टूबर से फ्लाइट शुरू होने वाली है, उसका नाम है सेंट्रम एयरवेज। ये दरअसल कजाकिस्तान की ही एक प्राइवेट एयरलाइन है, अब जो है बहुत सारे देशों में जो है अपनी सर्विसेज शुरू कर रही हैं। तो उन्होंने दिल्ली को चुना है जी। 3 अक्टूबर से आप इस फ्लाइट का फायदा ले सकते हैं। उज़्बेकिस्तान एयरवेज में अगर आप फ्लाइट बुक करते हैं तो लगभग 38,000 रुपए की पड़ेगी जी आने जाने की। लेकिन ये जो नई एयरलाइन शुरू होने वाली है सेंट्रम एयरवेज, ये आपको सिर्फ 16,600 रुपए में आपको दिल्ली से ताशकंद और ताशकंद से दिल्ली लेके आएगी। तो जी आपका जो खर्चा वीज़ा पे हुआ था वो हुआ था 1,700 रुपये। मान के चलते हैं हम 2,000 रुपये, क्योंकि अगर आप इसमें फ़ोटो वगैरह का भी सारा खर्चा जोड़ेंगे 2,000 रुपये वीज़ा के लगे आपके। उसके अलावा अब आपके लगे जी 16,600 रुपये आपकी फ़्लाइट के। अब 16,600 रुपये की फ़्लाइट जैसे ही आपको मिलती है जी, आप पहुंच जाते हैं उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में जो इमिग्रेशन है, यानी कि जब भी आप किसी देश में जाते हैं तो वहाँ के इमिग्रेशन को पहले फेस करना होता है। ये एक तरह की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है जो आने वाले जितने भी लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट चेक करती है और उनके बारे में जानने की कोशिश करती है कि कहीं वो ऐसे कोई लोग तो नहीं है जो उनके देश में नहीं होने चाहिए। सबसे पहले जी जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुँचते हैं, आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी वहाँ की करेंसी की। उज़्बेकिस्तान की जो करेंसी है उसका नाम है जी उज़्बेक सोम। उज़्बेक सोम जो है भारत की करेंसी के मुकाबले बहुत नीचे की करेंसी है। हमारा 1 रुपया उनके लगभग 150 रुपये के बराबर है। जी हाँ, हमारा 1 रुपया उनके लगभग 150 सोम के बराबर है। वहाँ पे आपको चीज़ों की जो रेट हैं वो कई लाखों में आपको मिलेंगे, लेकिन जब आप कन्वर्ट करेंगे अपनी करेंसी में तो आपको पता चलेगा कि वो जो है काफ़ी सस्ता आपको मिल रहा है। यहाँ तक कि जो उज़्बेकिस्तान में जो टैक्सीज़ हैं ये भी आपको, आप मान के चलिए, लगभग 40,000 50,000 सोम में आपको मिलेगी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि 40,000 50,000 सोम 10 या 15 किलोमीटर के ट्रैवल के लिए, लेकिन जब आप उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 250-300 रुपये से ज़्यादा ये नहीं बनता है। एयरपोर्ट पे पहुँचते ही जी आप अपने बैंक के कार्ड से, ये मास्टर और वीज़ा कार्ड होना चाहिए, वहाँ से आप अपनी करेंसी विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ बैंक्स हैं जो वहाँ पे चार्ज नहीं लेते हैं, जैसे कि एक रशिया का बैंक है स्बेर बैंक, वो जो है कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है। जो भी कन्वर्जन चार्ज होंगे उस दिन के, उसके हिसाब से जो भी आपका बैंक चार्ज करेगा वही आपसे लिया जाएगा। अगर आपका नॉर्मल डेबिट कार्ड है तो 3.5% जो है उनका जो भी रेट रहता है आपके बैंक का, तो उसके लिए भी एक जुगाड़ होता है कि आप जो है कोई ज़ीरो फॉरेक्स कार्ड आप लेके जाइए। गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे आपको ज़ीरो फॉरेक्स कार्ड, यानी कि जिन पे फॉरेक्स मार्कअप चार्ज नहीं लगते हैं। जो भी करेंसी कन्वर्जन रेट होगा उस दिन का वही आपको जो है पे करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं होंगे। तो जी आपने पैसे निकाल लिए हैं, आप चाहो तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपने हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी जी होटल की। उज़्बेकिस्तान में जो होटल और हॉस्टल हैं ये बहुत ही सस्ते हैं। मैं ताशकंद के बिल्कुल सिटी सेंटर में एक ऐसे हॉस्टल में रहा जो लग नहीं रहा था कि ये एक हॉस्टल है, ऐसे लग रहा था कि कोई बड़ा वीआईपी जो है इन्होंने कमरा, हालांकि उसमें लगभग आप मान के चलिए लगभग 6 या 7 जो है बंक बेड्स थे, लेकिन इतना साफ़ सुथरा, बहुत ही खूबसूरत। ये मुझे मिला था सिर्फ 500 रुपये में। ताशकंद में आपको हॉस्टल 500 रुपये या इससे भी कम में मिल जाएंगे। तो अगर आप एक हफ्ते के लिए जाते हैं तो मान के चलिए लगभग 3500 रुपये आपका उस पर खर्चा आ जाएगा। इसके बाद बारी आती है जी फूड की, खाने की। उज़्बेकिस्तान में खाना भी बहुत सस्ता है। 150 से 200 रुपये में आप एक टाइम का अच्छा खासा खाना खा लेते हैं। तो 150 से 200 रुपये में अगर आपका एक टाइम का खाना होता है, 3 टाइम भी अगर आप खाना खाते हैं तो लगभग 600 रुपये में आपका खाना हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि चलो आपने 100 रुपये और कहीं एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, कोई चाय पी ली या कॉफ़ी पी ली, तो डेली का आप 700 रुपये भी अगर आप मान के चलते हैं तो आपके 7 दिन के लगभग 4900 रुपये का खर्चा जो है जी खाने पे आएगा। तो अगर आप ये सारे जो खर्चे हैं अगर आप इनको जोड़ेंगे, 2000 रुपये आपका वीज़ा पे हो गया, 16,600 रुपये की आपकी फ़्लाइट हो गई, इसके अलावा आपका खाने पे आपने 4900 यानी कि 4900 रुपये खर्च किए, रहने के लिए आपने 3500 रुपये खर्च किए। अगर आप इस सबको जोड़ेंगे तो लगभग 27,000 रुपये का जो खर्चा है वो आपका बनता है एक हफ्ते के लिए। फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि चलो आप एक पॉकेट मनी अगर एक्स्ट्रा, तो आपका 3,000 रुपये का ये खर्चा आता है।
तो आप मान के चलिए कि लगभग 27 और 3 आपके 30,000 रुपये में एक अच्छा खासा आप ट्रिप कर सकते हैं जी उज़्बेकिस्तान का। मॉनसून के बाद सबसे ज़्यादा भारतीय जो है ट्रैवल करते हैं जी सेंट्रल एशिया, रशिया जैसी कंट्रीज़ को। उसका कारण ये है क्योंकि सेंट्रल एशिया और रशिया में क्योंकि अब जो है पतझड़ का मौसम आने वाला है, ऑटम सीज़न आने वाला है, तो वहाँ की जो खूबसूरती है उसमें सच में 4 चांद लग जाते हैं। मैं आज तक जितनी भी बार इन देशों में गया हूँ, मैं 3 बार उज़्बेकिस्तान, 3 बार कज़ाकिस्तान, 1 बार किर्गिस्तान, 1 बार तजाकिस्तान, 3 बार रशिया, इन देशों में जितनी भी बार गया हूँ मैं खास करके इन्हीं दिनों में गया हूँ, यानी कि जो पतझड़ का मौसम होता है इसमें वो जो वहाँ के पेड़ होते हैं एकदम लाल पीले, मतलब वो पेड़ इतने ज़बरदस्त लगते हैं कि आपको मन करता है कि आप उनको देखते रहें। और कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ट्रेन कहीं गाँव के बीच में से जा रही है, लेफ़्ट और राइट में वो पेड़ जो है पूरी तरह से लाल पीले नीले हो रखे हैं, आपको सच में बड़ा मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात होती है टेम्परेचर की, क्योंकि इस समय जो है टेम्परेचर है वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता और ना ही ज़्यादा गर्म रहता है, तो ये बेस्ट मौसम माना जाता है जी। पतझड़ का जो मौसम है बेस्ट मौसम माना जाता है सेंट्रल एशिया या रशिया जैसी कंट्री को ट्रैवल करने के लिए। तो मैंने जो आपको वो एयरलाइन बताई थी सेंट्रम एयरवेज, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसका एक और फ़ायदा है, आप मान के चलिए अगर आपको सेंट्रल एशिया नहीं जाना या उज़्बेकिस्तान नहीं जाना है, अगर आप जाना चाहते हैं रशिया के लिए भी उसने फ़्लाइट शुरू की है दिल्ली से, यानी कि पहले वो एक ले ओवर होगा ताशकंद में, क्योंकि वो यहाँ से तो ताशकंद जाएगी, ताशकंद से जो अगली फ़्लाइट जाएगी लगभग 3 घंटे बाद, उसमें जो आपका दिल्ली से मॉस्को का किराया वो मात्र 16,000 रुपये है। कोई भी एयरलाइन इस समय दिल्ली से मॉस्को तक की टिकट 16,000 रुपये में दे ही नहीं सकती, ना ही दे रही है। सबसे सस्ती अभी जो होगी सेंट्रम एयरवेज होगी। एक बात और आपको बता देता हूँ, जब भी कोई नई एयरलाइन शुरू होती है, शुरू में जो इनका किराया होता है बहुत ही कम किराया ये लोग रखते हैं। ये मुझे याद दिलाता है 2023 की। 2023 में एक एयरलाइन शुरू हुई थी कज़ाकिस्तान के लिए, अलमाटी के लिए, उसका नाम था फ्लाई एयरिस्तान। हालांकि वो कुछ दिनों तक चली। उसमें 4200 रुपये का किराया था दिल्ली से अलमाटी के लिए। आप समझ सकते हैं 4200 रुपये तो दिल्ली से मुंबई का किराया नहीं होता है। तो 4200 रुपये में आप दिल्ली से अलमाटी जा सकते थे। मैंने खुद उसमें ट्रैवल किया था एक बार और सच में बड़ी अच्छी एयरलाइन थी। हालांकि वो एयर अस्ताना की सब्सिडरी थी, जिस वजह से एयर अस्ताना को नुकसान होने लग गया था। एयर अस्ताना की जो मेन फ्लाइट थी वो खाली जानी शुरू हो गई थी और जो फ्लाई एयरिस्तान है वो भर भर के जाती थी, क्योंकि वो लो कॉस्ट एयरलाइन थी। तो उसके बाद उन्होंने फ्लाई एयरिस्तान को पीछे किया और एयर अस्ताना को ही रखा। आज की डेट में दिल्ली से अलमाटी के लिए 2 तरह की फ़्लाइट चलती हैं, एक है जी एयर अस्ताना और दूसरी है हमारी इंडिगो, जिनमें जो किराया है इंडिगो का थोड़ा सा एयर अस्ताना से कम है, क्योंकि जो एयर अस्ताना है उसमें जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा मिलती हैं जो कि इंडिगो में नहीं मिलती, तो उस वजह से थोड़ा सा किराया ज़्यादा है। लेकिन अगर आप चाहें तो अभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि ये 16,600 रुपये में कब तक जो है दिल्ली ताशकंद के बीच की फ़्लाइट चलाते हैं, वो भी रिटर्न फ़्लाइट 16,600 रुपये में। तो अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप जी ट्रैवल कीजिएगा। और इस तरह की जो अपडेट्स है ये मेरे पास बहुत जल्दी आ जाती हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, ये फ़्लाइट जो चलेगी ये 3 अक्टूबर से चलेगी जी दिल्ली से ताशकंद के लिए। सबसे बड़ी बात है ये ना सिर्फ ताशकंद के लिए जाएगी, ये बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए आप जो है ले ओवर के थ्रू जा सकते हैं। जैसे कि रशिया के लगभग 5 से 6 जगह पे ये जाती है, जिसमें मॉस्को हो गया, नोवोसिबिर्स्क, कज़ान, अलग अलग तरह के जो है सिटीज़ में जाती हैं। तो बहुत सारे लोग जो दिल्ली से रशिया जाते हैं, मॉस्को नहीं जाना चाहते हैं, मान लीजिए किसी को नोवोसिबिर्स्क जाना है, अब दिल्ली से मॉस्को नज़दीक है बजाय मॉस्को से नोवोसिबिर्स्क के, तो वो आदमी क्यों जाए फिर यहाँ से पहले मॉस्को फिर वहाँ से नोवोसिबिर्स्क, वो डायरेक्ट फ़्लाइट ना ले ले। तो अगर आप चाहें तो आप इस फ़्लाइट का फ़ायदा ले सकते हैं जी। और इस फ़्लाइट की एक सबसे खासियत पता क्या है, ये जो फ़्लाइट है ये दिल्ली से चलेगी जी 12 बजे, यानी कि दिन के 12 बजे। और जिस रूट से ये फ़्लाइट जाएगी वो दुनिया के सबसे खूबसूरत रूट्स में से एक है। मैं खुद, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लाई एयरिस्तान से गया, तो जब ये हिमालय के ऊपर से जाती है, लगभग आप मान के चलिए 40 से 45 मिनट ये हिमालय के ऊपर रहती है, तो बर्फ़ के जो ढके हुए पहाड़ हैं, हिमालय को आप पूरा, इतना मज़ा आता है। विंडो सीट लीजिएगा, और क्योंकि 12 बजे की फ़्लाइट है, आप चाहो तो विंडो सीट राइट वाली लीजिए। आपको जो हिमालय का दीदार होगा वो आपकी जर्नी में शुरू में ही सच में 4 चांद लगा देगा। और इसके अलावा ये फ़्लाइट आपकी 2:40 पे लैंड कर जाएगी, यानी कि दोपहर में ही लैंड कर जाएगी। आप जो है बड़े आराम से वहाँ से आप अपने हॉस्टल या होटल तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि दिन का टाइम होता तो आसानी रहती है किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए। आपको सिर्फ वहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जितनी भी ये कंट्री सोवियत संघ में थी
वहाँ पे आज भी अंग्रेज़ी बहुत कम शम बोली जाती है। अब ऑब्वियसली हिंदी तो वहाँ पे नहीं चलेगी, लेकिन अंग्रेज़ी जो है वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत कम चलेगी। उसके लिए अगर आप चाहें तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में उसको यहीं से ही ऑफलाइन डाउनलोड करके चलिएगा। ऑफलाइन डाउनलोड मतलब एक तो आपने गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसमें लैंग्वेजेस भी डाउनलोड करनी पड़ती है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं। तो आप चाहें तो उज़्बेक लैंग्वेज और एक रशियन लैंग्वेज, आप दोनों को जो है डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे भाषा की कोई समस्या ना आए। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या उज़्बेकिस्तान फैमिलीज़ के साथ सेफ़ है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब मैं सबसे पहली बार उज़्बेकिस्तान गया था तो मैं एक परसेप्शन लेके गया था कि नॉर्मल सा देश होगा, एक गरीब सा देश होगा, और वहाँ पे चारों तरफ रेत ही रेत होगी। वही जो पुराने स्टाइल के, जो मुग़लों के स्टाइल के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई होंगी, तो वो क्या देखना। मतलब ये मैं परसेप्शन लेके गया था कि चलो ठीक है यार, एक बार देख लेते हैं ज़िंदगी में। मेरी जो फ़्लाइट थी जैसे ही लैंड होती है समरकंद में, क्योंकि मैं वाया अबू धाबी गया था, मैं सच में उस सिटी को देख के हैरान हो गया था। और जब वहाँ मुझे लोगों ने बताया कि अरे भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आप ताशकंद जाइए, बुखारा जाइए, खीवा जाइए। उसके बाद मैं वहाँ से ताशकंद गया। आप मेरे वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सेफ्टी। आप रात के 2 बजे 3 बजे बाहर निकलेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। ये भी मेरे एक पुराने वीडियोस में है, जहाँ पे मैंने उज़्बेकिस्तान में पढ़ रहे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स और पाकिस्तान स्टूडेंट्स से पूछा था ये बात कि जो उज़्बेकिस्तान है वो कितना सेफ़ है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे रात को 2-2 ढाई बजे लड़कियाँ जो है बाहर घूमती हैं, यहाँ पे कोई सेफ्टी का इशू है ही नहीं। तो आप अगर फैमिली को लेके साथ में जाते हैं तो ये एक ऐसा देश हो सकता है जहाँ पे आप टेंशन फ्री हैं, तो पूरी तरह से सेफ़ है, आप जा सकते हैं। फिर एक बात आती है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है भाई, जो देश से बाहर कभी गए ही नहीं है, वो खाना क्या खाएंगे वहाँ पे। अगर आप वेजिटेरियन हैं मेरी तरह, तो फिर आपको उज़्बेकिस्तान में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये ऐसे देश हैं जहाँ पे 99.9% जो आइटम्स हैं वो सारी की सारी नॉन वेजिटेरियन होती हैं। यहाँ तक कि उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ होता ही है। वहाँ पे कोई भी वेजिटेरियन चीज़ आपको नहीं मिलेगी। लेकिन उसके लिए, क्योंकि हम भी ट्रैवल करते हैं, अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप हॉस्टल में, होटल में आपके पास वह जो है, क्योंकि उनके छोटे छोटे किचन होते हैं, वहाँ पे फैसिलिटी रहती है खाना पकाने की। आप मार्केट जाइए, सुपर मार्केट जाइए, वहाँ से कोई भी अपना चावल खरीद लीजिए, दालें मिल जाती हैं वहाँ पे। या अगर आप चाहें तो इंडिया से जैसे कुछ नूडल्स आप साथ ले गए, या कुछ सोया चंक्स जो होते हैं वो साथ लेके चले गए, ताकि वहाँ पे आप उनको बना सके। अपनी चाय साथ में लेके जाइए, क्योंकि भारतीय चाय है, वहाँ पे आपको जो है बड़ी याद आएगी। तो बाकी सब चीज़ें, सब्जियां वगैरह वहाँ पे मिल जाती हैं। आप चाहो तो जो सब्जियां वगैरह है वो मार्केट से लेके खुद बना सकते हैं। हाँ, ये है कि वहाँ पे आपको जो रोटी वगैरह बनाने का जो है कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं। आप चाहो उसको चावल के साथ जो है आप खा सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर जो है वहाँ पे कभी पुलाव बना लेता था, कभी कुछ भी चावल की खिचड़ी बना लेता था, इससे मैं काम चलाता था। उसके अलावा जो ब्रेड वगैरह हैं ये आप खा सकते हैं। मॉर्निंग में मेरा जो है ब्रेड ही साथ ही होता था, खलेब उसको वो वहाँ पे बोलते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स जो है आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि एनर्जी आपको चाहिए होगी अगर आप घूम रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताऊंगा वो आप जो है केला इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर जगह पे मिल जाएंगे फ्रूट्स, जो है हर तरह के आपको बड़े फ्रेश फ्रूट्स आपको मिलेंगे। फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए। 7 दिन जो है बीच बीच में फ्रूट्स खाते गए। कभी आपने खिचड़ी खाई, कभी आप जो है पुलाव बना रहे हैं अपने साथ में, कभी आप नूडल्स बना रहे हैं अपने साथ लेके जाइएगा, तो आपको खाने की भी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने जो पैसे आपको बताए थे वो आपको बताए थे अगर आप बाहर कहीं खाना खाते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कभी भारतीय खाने की याद आ गई 4-5वें दिन की, नहीं यार मैं तो भारतीय रेस्टोरेंट में ही जाऊँगा, तो आप जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे, खास करके बड़े सिटीज़ जैसे ताशकंद हो गया, समरकंद हो गया, बुखारा हो गया, खीवा हो गया, यहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं उज़्बेकिस्तान के। वो वीडियोस मैंने रेस्टोरेंट के अंदर में शूट किए हुए हैं, अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स के अंदर में मैंने शूट किए हुए हैं, और बड़ा अच्छा खाना वहाँ पे मिलता है। तो आप उन रेस्टोरेंट्स का भी फ़ायदा ले सकते हैं जी। तो ये थी जी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की कैसे आप जो है मात्र 30,000 रुपये में एक इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हैं, वो भी सेंट्रल एशिया का। आपके अगर कोई सुझाव हैं, कोई कमेंट्स हैं, या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके जवाब ज़रूर दूंगा। तो बाकी मिलते हैं जी आपसे अगले किसी और एक नई जगह पे एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।